बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी के अंदर बाकायदा तौर पर मुलविस निकला है। हवा में खाली तीर चलाने की बजाय पाकिस्तान ने यह सबूत पूरी दुनिया के सामने आज पेश कर दिए। सच इस कदर कड़वा लगा कि मोदी सरकार ने 92 न्यूज समेत मुताद्दिद चैनल्स को भारतीय जनता के लिए मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया। LOC की अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त कशीदगी बरकरार है और जो दुनिया के अहम ममालिक हैं या खित्ते के ममालिक हैं, उन्होंने अपनी तमाम तर नजरें पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा हालात पे मरकूज कर रखी हैं। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो हमने तकरीबन आप ये कह सकते हैं पूरी दुनिया के सामने ये सबूत पेश किए हैं कि किस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुलविस है और रियासती तौर पर दहशतगर्दी फैलाता है, और दूसरी तरफ जब हम भारत को देखते हैं तो वही प्रोपेगेंडा, वही झूठे इल्जामात और लोगों के सामने वही मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए वो पाकिस्तान को जो है वो टेरर स्टेट के तौर पे डिक्लेयर कराने की पूरी कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि मोदी साहब अपने ही प्रोपेगेंडे के अंदर फंस गए हैं। होता नुकसान इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है कि जब आप अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा ये एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, एक बड़ी हॉस्टिलिटी दिखाते हैं, तो फिर एक तोक्को लग जाती है। और इंडिया मीडिया ख़ास तौर पे वो तो जो वहाँ स्टूडियोज़ लगते हैं वो वॉर रूम्स बन चुके हुए हैं और वो बिल्कुल तुले हुए हैं और वो जंग अपनी तरफ से करवा चुके हुए हैं। जब ये माहौल बनवाते हैं तो फिर आपके लिए होता है कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। यही परेशानी है इस वक्त मोदी सरकार की, इसीलिए तनाव तो बढ़ता जा रहा है और वो पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनकी क्या कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है ना वो खबर है कि वो जो है मोदी साहब जो हैं तकरीबन खुद एक दर्जन से ज़्यादा लोगों को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से खुद वो बात कर चुके हुए हैं और दिल्ली के अंदर जो है मोदी सरकार की 100 से ज़्यादा सफ़ीरों को वो ब्रीफिंग दे चुके हुए हैं। उसके बाद जो है LOC के ऊपर जो है इंटेंसिव जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर है, वहाँ से गोलाबारी जो है वो बढ़ गई है, बॉर्डर ऑफ कोर्स बंद कर दिए हैं, स्टाफ बन गया है। भारत के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म सितम हो रहा है, कश्मीरी ख़ास तौर पे पूरी भारत में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में ये है कि भारत ये सब कुछ कर तो रहा है मगर उनको पजीराई नहीं मिल रही, क्योंकि वो बग़ैर सबूत दिए वो सबूत कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, बातों की हद तक ये कर रहे हैं। मगर जाहिर है पूरी दुनिया को आप जब तक सबूत नहीं दिखाते हैं और ख़ास तौर पे जब ये पुलवामा जो है 200 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है तो वो बात बन नहीं पा रही है। इसकी वजह से दुनिया जो है वो उनकी बाय नहीं कर रही है और उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये आप इतनी जो आप ये छोटी, क्योंकि भारत और जो हम न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं तो ये अगर छोटी भी वो करेंगे तो ये बात बढ़ सकती है और ये इसलिए पूरी दुनिया कंसर्न्ड है। ख़ास तौर पे अमेरिका से जो उनको तवक्कुआत थी, ट्रंप से जो है ऑफ कोर्स स्टेट डिपार्टमेंट ने तो वो हमेशा मजम्मत टेररिज्म की करते हैं मगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। और ट्रंप साहब का अगर दिखा सकें वो कि उन्होंने जो 2-4 रोज़ पहले कहा है उसके बाद से वो जो उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका की तरफ से ये सपोर्ट आएगी और उनकी क्योंकि मोहब्बतें कुर्बतें बढ़ चुकी हुई हैं वो नहीं आई। ये अक्कासी इस बात की करता है कि ट्रंप की जो है खित्ते के मुतल्लिक उनके पास इतना कुछ और प्लेट में मौजूद है। यूक्रेन का मसला है, गाज़ा का मसला है, सबसे ज़्यादा उनको टैरिफ वॉर की सूरत में चीन के मुकाबले में जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गार बढ़ रही है और टैरिफ्स के जो असरात आ रहे हैं उनकी इकोनॉमी पे, डॉलर पे, उनके जो है बॉन्ड्स के ऊपर, तो वो उसके डील कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और जिस तरह उनसे वो पहले ऑकस का पूछा गया था, वो UK ऑस्ट्रेलिया वो बनाया, उन्होंने कहा व्हाट्स ऑकस, तो उस तरह ही उन्होंने कश्मीर का भी उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि उनका ये 1000-1500 साल पुराना जो है ना तनाज़ा है और ये दोनों आपस में ही बैठ के इसको फिगर आउट कर लेंगे, कुछ ना कुछ उसका हल निकाल लें। पर उन्होंने कोई भी किसी किस्म की ये यहाँ बीच में घुसने की कोशिश नहीं की। तो इंडिया को उनके लिए ये किस्म का आया है। दूसरा एक और जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जिक्र किया है
उन्होंने कहा जी अमेरिका की दिलचस्पी इस खित्ते से इतनी है इस वक्त कि उनको आए हुए तकरीबन 100 दिन अब हो गए हैं ट्रंप को, और अभी तक उन्होंने अमेरिका ने भारत के अंदर जो है अपना एम्बेसडर नहीं लगाया, वो बगैर एम्बेसडर के ही चल रहे हैं। ये साउथ एशिया की जनरली उनकी प्रायोरिटीज़ में, तरजीहात में ये नहीं आता। दूसरा जो इस वक्त भारत के अंदर वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि क्या किया जाए, जो है LOC के ऊपर फायरिंग बहुत बढ़ गई है, मगर अगर शॉर्ट ऑफ वॉर वो रहते हैं तो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर भी ख़तरा है कि इस तरह की कोई पहले जैसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स मुबैना तौर पे किया या बालाकोट करते हैं तो वो हमेशा एस्केलेट कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पॉइंट आउट किया है कि जो सारा एफर्ट है वो डी एस्केलेट करने के लिए नहीं है, वो नीचे लाने के लिए नहीं है कि आप, वो एस्केलेट करने के लिए टीज़र है या फीलर है, वो टेस्ट कर रहे हैं कि दुनिया के कौन से मुल्क हैं हमारी सपोर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी उनको चीन के बयान की है, क्योंकि चीन जो है उसका बयान जो पाकिस्तान की सपोर्ट में बड़ा खुला आया है, उन्होंने कोई अभाम नहीं रखा। उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इंटरनेशनल जो हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप इसकी हमारी नहीं, आप इंटरनेशनल इदारों के ज़रिए इसकी तफ्तीश करवा लें, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हमारी इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर कोई सबूत ले आएंगे तो फिर हम बात करेंगे आपसे। तो चीन ने भी वही कहा है, मगर चीन ने साथ में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वो हमें बड़ी अजीज़ है, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये जुमला जो कहा जाता है कि वो आयरन क्लैड ऑल वेदर रिलेशनशिप है। अब उससे ये तासुर जाता है कि पाकिस्तान बहरहाल उनका एक एलाई भी है, और 2019 के बाद वो कश्मीर लद्दाख के अंदर पहले भी पार्टी थे, मगर अब उनका ये सफारती पोजीशन है कि वो पार्टी हैं कश्मीर की सिचुएशन में 370 के एब्रोगेट करने के बाद जो है वहाँ पे ज़ाहिर है गलवान के ऊपर और वो फ्रंट खुला हुआ है। तो पाकिस्तान की अब एक किस्म से अनअनाउंस मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, और CPEC बहरहाल एक कलीदी फ्लैगशिप है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, तो वो उनकी यहाँ पे 60-65 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो चाइनीज़ फैक्टर को वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया के जो हाल ही में नॉर्दर्न कमांड के, आपको पता ना उन्होंने कमांडर बदल दिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल कुमार साहब को, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि हमें सबूत नहीं मिले तो उसको जो है चेंज कर दिया गया है। मगर उनके अपने जो सीनियर वॉइसेस इन इंडिया है वो भी कह रही हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, भारत को कोई इस तरह की एस्केलेशन के अंदर खतरात हैं। प्रवीण सोनी साहब हैं, ये 2-3 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। इनकी लास्ट किताब जो लास्ट वॉर है वो बुनियादी तौर पे किताब के अंदर ये उन्होंने कहा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ कभी नहीं, किसी भी वेस्टर्न फ्रंट में इंडिया ने कभी भी पाकिस्तानी कोई जंग नहीं जीती है, या वो बराबर छुट्टी है या इंडिया को हजीमत बर्दाश्त करनी पड़ी है। और इसलिए, और साथ में उन्होंने चाइनीज़ फैक्टर का बड़ा जिक्र किया है कि इंडिया जो है, जो चीन मदद पाकिस्तान की करेगा साइबर की सूरत में, जो है सैटेलाइट्स की सूरत में, तो वो खतरात मौजूद हैं, उसको फिगर इन करना चाहिए इस इक्वेशन में। ये वो कड़वा सच है जिसको मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, मगर प्रोपेगेंडा उनसे जिस हद तक आप चाहे वो करवा सकते जी हैं। ये मैंने कहा, जिस तरह प्रिंस सोनी साहब ये खुल के बात करते हैं, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और इसलिए इनकी बात भारत के अंदर बहुत चुभती है। उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी के लिए कोई भी एस्केलेशन बढ़ाने के अंदर खतरात हैं। खतरात ये हैं कि वो एक 2 फ्रंट वॉर बन चुकी हुई है, उनकी एक बहुत बड़ा फौज का हिस्सा जो है वो चाइनीज़ फ्रंट के ऊपर लद्दाख में लग चुका है, उसको वहाँ से मूवमेंट में नहीं हरा सकते। दूसरा जो कश्मीर के अंदर हालात हैं, उनकी सप्लाई लाइन्स को ख़तरा है कि अभी कश्मीरी उनसे जो नाराज़गी का 370 के बाद मामला चल रहा है, नॉर्मलसी वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो चीन की जो 2019 के बाद ख़ास तौर पे हमारे साथ जो अस्करी कोऑपरेशन है, हमारी एयरफोर्स में हमें उनकी सैटेलाइट्स की बैकअप मौजूद है, हमारी जो है सप्लाईज़ कोई एट्रिशन की वॉर ऑफ एट्रिशन अगर होगी तो हमारी सप्लाई लाइन्स, तो हमारा तो चीन के साथ बॉर्डर रहता है, तो कारगिल के अंदर उनको पूरी दुनिया में बक्से लेके नोटों के फिर रहे थे भारत वाले, उनको सप्लाईज़ नहीं मिल रही थी। और तीसरा उन्होंने कहा कि इंडिया की प्रेपरेशन नहीं है मॉडर्नाइजेशन की, जो अभिनंदन वाला जो
जो वाक़या हुआ तो वो जो है उसके अंदर हजीमत उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, मॉडर्नाइज नहीं है। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें आमिर साहब, चूंकि गुफ्तगू हमारी बहुत अहम चल रही है, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी मैं मज़हर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं इब्तदाइया जो बांध रहा था कि तनाव तो बहरहाल चल रहा है और भारत पूरा एक्सप्लोर कर रहा है, दुनिया भर में जो है उनका सफारती ये अमल जारी है फीलर्स चेक करने के लिए, अगर कि कोई इस तरह का वो कोई हमला पाकिस्तान के ऊपर करते हैं तो वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, मगर बगैर सबूत दिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है इसको बेचना। क्या कहते हैं कि कितनी संजीदा सूरत हाल है? जी शुक्रिया। सूरत हाल तो ज़ाहिर है ख़ासी संजीदा है, बल्कि बहुत संजीदा है, और जिस तरह इंडिया एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया जिस तरह के प्रोग्राम्स हमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू नज़र आ रही है, एक जंगी जुनून पैदा किया जा रहा है, तो वो तो ज़ाहिर है इस वक्त सूरत हाल तो संगीन है और उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए हर सूरत हाल के लिए। लेकिन साथ में ये भी कोशिशें होना चाहिए कि अगर जंग चलती रहे तो बेहतर है, क्योंकि हमें पता है कि जंग के नताइज क्या होते हैं इसमें। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए, और ज़ाहिर है इंटरनेशनली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हमें देखना चाहिए। हमारा जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह है, और हम पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं हर सूरत में। उसमें अब देखना सिर्फ ये है कि आप डिप्लोमेटिकली दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, और क्या इस मसले पर भारत से अमेरिका या दूसरे जो उसके रवायती इत्तेहादी रहे हैं, क्या वो जो है इस सूरत हाल में अपना रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे। अब तक हमें इनडायरेक्ट तरीके से तो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हो रही हैं, लेकिन और यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी ये बात आई है, सेक्रेटरी जनरल के हवाले से भी ये बात आई है कि दोनों ममालिक जो है वो इस टेंशन को कम करें किस सूरत में। लेकिन ये टेंशन बेसिकली इंडिया की तरफ से क्रिएट की जा रही है, और दुनिया को ये देखना पड़ेगा दोनों चीज़ें। इस वाक़े की तहकीकात के लिए भी जो है देखना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ भेजना चाहिए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए ऑलरेडी जो है एफ़र्ट्स करनी चाहिए। इस तरह पाकिस्तान ने अपने जो बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ था, तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल जो है एजेंसीज़ आके इन्वेस्टिगेट कर लें इसमें। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग सिर्फ हमारे यहाँ रहता है। दुनिया हमारे मौक़िफ़ को कितनी संजीदगी से लेगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और दुनिया क्या भारत पे ये बावर कराएगी कि आप ये जो एक जंगी जुनून पैदा कर रहे हैं इसको कम करें, ख़त्म करें और नेगोशिएशंस का रास्ता इख्तियार करें। अब तक हमने देखा कि पिछले जब से मोदी की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार नहीं है, किसी भी लेवल पे वो किसी भी तरह के ताल्लुकात कायम करने को तैयार नहीं है। और हत्ता के स्पोर्ट्स के ताल्लुकात भी हमने देखा कि ख़त्म कर दिए गए। अब बॉर्डर बंद हो गया, जो है जो दोनों तरफ के सिफारतकार हैं वो उनकी तादाद कम हो गई। कम से कम इतना एक एट द एंड ऑफ टनल हमें नज़र आता है कि कम से कम मज़र एक और जो मैं आपके ज्वाइन करने से पहले प्रवीण सोनी का दिखा रहा था, ये किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, अस्करी माहिर हैं, भारत की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं हमेशा। तो उनका इस ख़तरे का उन्होंने इजहार किया कि इस वक्त चूँकि एस्केलेशन जारी है, इस बात का इम्कान हो सकता है कि भारत जो है काफ़ी अच्छे से हमारे और उनके LOC के ऊपर सीज़ फायर है। अभी जो है लाइट आर्म्स का एक्सचेंज बहुत हो रहा है, गोलाबारी इधर उधर से हो रही है, मगर बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं किया भारत ने, जो कि कर सकता है सीज़ फायर ख़त्म करने का। सीज़ फायर ख़त्म करने का ये होता है कि उसके बाद फिर आर्टिलरी आ जाती है, तोपखाना आ जाता है, जिसका हमारे लिए इशू ये होता है कि वो हमारे जो इर्द गिर्द गाँव हैं उनके ऊपर वो गोलाबारी तोपखाने के ज़रिए करते हैं। हम कर नहीं सकते क्योंकि उस तरफ भी कश्मीरी हमारे भाई होते हैं, भाई और बहनें होती हैं, तो वो एक नेक्स्ट एस्केलेशन का एक लेवल हो सकता है। क्या कहेंगे?
देखिए आमिर, सिर्फ यही नहीं है मसला, ये है कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी अभी तक कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है। तो दोनों बॉर्डर पे ज़ाहिर है हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों अगर इस तरीके से सूरत हाल से दो चार हो गए तो काफ़ी संगीन सूरत हाल है। लेकिन इंडिया डेफिनेटली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली जो एफ़र्ट्स हैं उनको तेज़ करना चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा हमारा डोमेस्टिकली तो जो आप ज़ाहिर है हम अपने बॉर्डर्स की हिफाजत, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिस्पांस आना चाहिए, वो मेरा ख़्याल है कि मुझे अब तक वो उस तरह का नज़र नहीं आया। और चाहे वो इसहाक डार हों या दूसरे हों, इवन प्राइम मिनिस्टर हों, कोई इनिशिएटिव जो है इस तरह का जिसमें हमें लगे कि हाँ बात आगे बढ़ी है, वो मुझे कम से कम अभी तक तो नज़र नहीं आया। अगर कहीं जो है पस मंज़र में कोई बात हो रही हो या पसे पर्दा कोई बात हो रही हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे इंडिया का जो मूड है वो तो यही नज़र आता है कि वो इस वॉर हिस्टीरिया को बरकरार रखना चाहते हैं। जी, हालांकि इंडिया ने ये तमाम जो सफारती जो मोबिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत नहीं दिए। इसका वेस्टर्न मीडिया में, इस तरह मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का जिक्र कर रहा था, सबूत ना देने का जिक्र तो कर रहा है, मगर उसूली तौर पे सिवाय चीन के किसी ने खुल के ये नहीं कहा कि सबूत आपके नहीं दिए गए। सब ने वो जो तरीका होता है कि जनाब आप दरमियान में इसको पुरअमन तरीके से हल करें, और दहशत गर्दी की मजम्मत करती है, क्योंकि भारत की पजीराई नहीं की, मगर हमारे हक में भी कोई ऐसा चीन के अलावा खुल के कोई बयान नहीं आया। आज जो है इसहाक डार साहब ने ये कहा पार्लियामेंट में, सेनेट के अंदर, कि जी हम मुत्तहद हैं, तमाम पार्टीज़ जो हैं इस मौक़िफ़ उनका एक ही है। और इमरान खान का भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मौके पे तमाम तर चीज़ों के बावजूद उनका भी आया कि जब इंडिया की बात आती है और मोदी का मसला आएगा इस तरह का, तो पीटीआई भी जो है कौम के साथ है, तमाम तर गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफात के बावजूद। मगर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी कोई इस तरह का जेस्चर दिखाना चाहिए था। आज जो सारा दिन चलता रहा कि उनकी बहनों की फिर मुलाकात नहीं हुई, उनके वकील सलमान सफदर साहब को नहीं मिलने दिया गया, सारा दिन वो बड़े कोई वो अच्छे विजुअल्स नहीं गए कौमी यकजहती दिखाने के, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, ये पिछले जब से ये वाक़या हुआ है और जब से ये वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है, जो हमारी लीडरशिप है, जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल अपोजिशन को इंगेज उस तरह तो किया जा रहा है कि जी आपने पार्लियामेंट में जो है इस मामले पे बयानात दे दिए वो, लेकिन जो एक जेस्चर होता है कि आप ऐसे मौके पे कोशिश करते हैं कि आप पीटीआई के लोगों पे सख्तियां कम कर दें, जेलों में अगर मुलाकात हो जाती तो कौन सी क़यामत आ जाती। यानी मुझे तो हैरानगी है कि क्यों नहीं मुलाकात करने दी जा रही, ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या रुकावट है कि आप मिलने नहीं दे रहे। आप बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट इवन टॉप लेवल से ये बात जाती कि जी बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये है, ऐसे मौके, बल्कि कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर बुलाएं तो उसमें बुला लें इमरान खान को, उन पर मुकदमात चलते रहें, जेल में भले आप उनको रखें, लेकिन ऐसे मौके पे बुला के एक मैसेज दिया जाता है, दुनिया को मैसेज दिया जाता है, जो कि बदकिस्मती से हम नहीं दे पा रहे। और हम जो है वो एक नेशनल कंसेंसस हम सिर्फ ऑन पेपर बना रहे हैं, सही मानों में नेशनल कंसेंसस नहीं बना रहे हम, वही अपने पिक एंड चूज़ वाला नेशनल कंसेंसस बना रहे हैं। दूसरे फ्रंट पे हमें इंटरनेशनल फ्रंट पे भी, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि चाइना के अलावा हमें नहीं नज़र आता कि कोई इस तरह के हमारे मौक़िफ़ की तायीद में कोई बयान आया हो, हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े रहने वाला कोई बयान आया हो, और कुछ नहीं तो कम से कम इस हवाले से कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पहलगाम वाक़े की, वो तक हमें अब तक नज़र नहीं आया। तो अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिकली अभी भी हम फॉरेन ऑफिस के लेवल पर, फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पर अभी भी हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। जी, और साथ में अच्छा था कि आज ISPR ने शवाहिद कुछ पेश किए हैं
कि कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पेश किए हैं भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट के। अब बलूचिस्तान में इसमें कोई ढकी छुपी नहीं रहती। वहाँ के जो बलोच इंसर्जेंसी के जो उनके लीडर वीडर हैं, उनके जो है भारत के साथ वो खुल के बात करते हैं, ताने बाने रहते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से शवाहिद ज़्यादा आने चाहिए थे। ये सिर्फ कोई मिलिट्री का मसला नहीं है, ऐसे मौके पे ये कौमी मसला बन जाता है। मुझे अगेन जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने आज सेनेट के अंदर ये चीज़ें की हैं, मगर फिर भी जितना एफर्ट ऐसे मौक़ों पे गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को खुद वहाँ पे मोदी नज़र आ रहे हैं, वो जलसों में जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो है बहरहाल कि एज अ वो करिश्मा फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे वो नहीं बन सका, तो ये लीड करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये कि जो ज़ाहिर है बहुत ही जो है इफेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बहुत से शवाहिद दिए, लेकिन ये शवाहिद अब जो DGISPR ने दिए शवाहिद, इसको फॉरेन ऑफिस किस तरीके से आगे प्रोपेगेट करता है, आगे लेके जाता है, ये शवाहिद दुनिया को किस तरह दिखाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि मेरे लिए तो ये जो शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन क्या इन शवाहिद की बुनियाद पे दुनिया हमारे साथ आके खड़ी होगी, दुनिया हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम करेगी, दुनिया इन एविडेंस को, हालांकि बहुत कैटेगोरिकली ये बात की गई है कि भाई आप कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम बना लें और इसका फॉरेंसिक करवा लें, ये सारी बातें की गई हैं, लेकिन मेरे लिए काबिल इत्मीनान या इत्मीनान बख्श बात वो होगी जब दुनिया ये कहेगी कि हाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। कोई 4 ममालिक, कोई 2 ममालिक ये कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान इस हवाले से जो शवाहिद दे रहा है वो ठोस शवाहिद हैं, तो तब उन शवाहिद का मुझे फ़ायदा होगा, मेरे मुल्क को फ़ायदा होगा कि जब दुनिया मेरे मौक़िफ़ के साथ खड़ी होगी। अगर मेरे पास जितने भी सॉलिड एविडेंस हों, मैं जितना भी अच्छा जो है मेरा केस हो, लेकिन मगर मैं उस केस का अच्छा वकील साबित नहीं होऊंगा, तो फिर किसी के हवाले से भी उसके क्या फ़ायदा होगा मुझे। तो मुझे नहीं पता कि किस लेवल पर, लेकिन जो लेवल है हमारा फॉरेन ऑफिस का लेवल, फॉरेन मिनिस्टर्स का लेवल, जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉर गॉड सेक डिफेंस मिनिस्टर को उनसे कहना चाहिए कि आप सियासी गुफ्तगू किया करें, आप सियासत पर बात किया करें, लेकिन जिस लेवल पे वो फॉरेन ऑफिस, जिस तरह के उन्होंने पिछले दोनों जो है इंटरव्यू दिया, हिस्टोरिकल कोई भी बात हो, लेकिन जब आप एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम 3 दहाइयों का गन जो है वो जो है हमने लिया हुआ है, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि आप इन सारी चीज़ों में इंगेज रहे हैं। मतलब सोचना तो चाहिए एक डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे कि आप गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। ये इसी बात को इस बात को मज़र बेहतर तरीके से ये कहा जा सकता था कि जनाब ये अफगानिस्तान के अंदर हम अमेरिका और बरतानिया के जूनियर पार्टनर रहे हुए हैं। ये एक बेहतर तरीका था इसी बात को कहने का। अल्फाज का चुनाव ख्वाजा आसिफ साहब का वो डिप्लोमेटिक नहीं होता, वो जिस तरह एक बढ़के मार देते हैं सियालकोट के एक लीडर के तौर पे, वो उनका वो तफरीक नहीं करते कि वो जलसे में बात कर रहे हैं या एक फॉरेन इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं। उसका तरीका बहुत होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मसलन ये आप कह सकते थे कि वी आर विक्टिम ऑफ देयर क्रिएशन। उन्होंने मुजाहिदीन तश्कील दिए ना, मुजाहिदीन तो उन्होंने तश्कील दिए, उन्होंने हथियार प्रोवाइड किए। मतलब मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि अव्वल तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस स्टेज पर ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो है वो आगे की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें, आप हिस्टोरिकल बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी हमारी कमज़ोरियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इस लेवल पर गुफ्तगू करूँ, समझ में आती है बात। डिफेंस मिनिस्टर या कोई भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, जब उसकी ज़बान से ये बात आती है तो वो आपका राइवल उन बातों को पिक करता है। आप ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि आप जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसे कहाँ पिक किया जा रहा है। आप जब एटमी जंग वाली बात करेंगे तो कौन किस तरह पिक किया जा रहा है। एक पार्लियामेंटेरियन गुफ्तगू करे वो समझ में आती है, वो एक, लेकिन जब एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो रखने वाला मिनिस्टर ये गुफ्तगू करेगा तो इसके माने बिल्कुल दूसरे जाएंगे और दूसरा इस मामले को एक्सप्लॉइट करेगा।
बिल्कुल अच्छी बात है कि इन्होंने जो नहरों का मसला था पंजाब और सिंध के अंदर ख़ास तौर पे जो तनाव था और सिंध और वफाक के अंदर भी था उसको वक्ती तौर पे मौखर कर लिया है, मगर वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी हमें बताया जा रहा है कि 2 जगह से जो रुकावटें थी वो ख़त्म कर ली हैं, अभी भी कुछ जगहों पे रुकावटें हैं और लोग जो हैं अभी भी एक तबका है सिंधी अवाम का जो कि अभी उनकी वो तशफ़ी नहीं हुई है कि जनाब हमें और गारंटी चाहिए। आप कराची में बैठे हुए, अब क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मेरा ख्याल है धरना ख़त्म कर देना चाहिए अब, इसलिए कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे गैर मामूली तहरीक थी और मैं पूरे पाकिस्तान की तहरीकों के हवाले से कह रहा हूँ। ये आप तारीख टटोल रहे हैं, ये तहरीक ऐसी थी जिसका कोई लीडर नहीं था, ये तहरीक ऐसी थी जिसकी कोई जमात नहीं थी, ये हर चीज़ से बालातर तहरीक है। लेकिन जब कल वो तहरीक एक ऐसा फैसला आया जो कि उस तहरीक के नतीजे में आया है, उस तहरीक की कामयाबी है वो, तो जब वो नतीजा आया उसके बाद यकमुश्त वो धरने ख़त्म कर देने चाहिए थे, क्योंकि जब आप उस चीज़ को बरकरार रखेंगे उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें टूटती चली जाएंगी, स्प्लिट पैदा होगी। एक तरीके से ज़ाहिर है बहुत सी जगहों पे धरने ख़त्म हो गए, अब एक जगह पे अगर धरना आप रखेंगे तो आप उस धरने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पूरी तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी कामयाबी जो है वो सिंध के लोगों की कामयाबी है। और इसमें किसी का, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें किसी का क्रेडिट नहीं है, ये इस तहरीक का क्रेडिट है, ये और किसी का क्रेडिट नहीं है। हुकूमत दबाव में आई, वफाकी हुकूमत दबाव में आई, पीपल्स पार्टी दबाव में आई, सिंध हुकूमत दबाव में आई, ये उस दबाव का नतीजा है कि ये इसका मंतकी अंजाम ये हुआ। और ज़ाहिर है जिस तरह लोगों ने देख लिया, सिंध से लेके पंजाब तक लोगों ने देख लिया, खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक लोगों ने देख लिया कि पूरी तहरीक में एक जगह गोली नहीं चली। एक कराची में कुछ वाक़यात हुए थे लाठीचार्ज, लेकिन अदरवाइज एक पीसफुल मूवमेंट थी, एक बिल्कुल ज़ाहिर है MRD की मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। लेकिन ये जो मूवमेंट थी ये तमाम तहरीकों से बहुत ही मुनफरद थी। लिहाजा अब जो कुछ हुआ इसके नतीजे में कल CCI का फ़ैसला, उसके बाद मेरा ख़्याल है धरने का जारी रखना और बाकी जगहों पे धरना ख़त्म हो गया, किसी 1-2 जगह पे रखना उस तहरीक को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों ने गौर नहीं किया इस तहरीक की अहमियत का कि ये पार्टीलेस हेडलेस थी और पार्टीलेस थी। इसी वजह से पीर बगाड़ो साहब अभी GDA के लोग कह भी रहे हैं कि ये कैंसिल कर दें, इसको धरने को ख़त्म करें, तो लोग नहीं सुन रहे हैं। वो ये पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमत को इस तरह के एक बहुत बड़े फैसले से बैकआउट करना पड़ा। उसके बाद ये मेरा ख्याल लम्हा फ़िक्रिया पीपल्स पार्टी के लिए भी है कि मैं देख रहा था कुछ इस तरह की वो जो वाक़यात हुए हैं कि उनके लीडर्स को पीपल्स पार्टी के जो है बहुत ज़्यादा इस पर मज़ामत हुई है। और मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं उनको भी बहुत पजीराई मिली है और ये लम्हा फ़िक्रिया पीपल्स पार्टी के लामबल्स हैं और होनी चाहिए सबके लिए। जो PTI नहीं कर सकी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, ये बगैर पार्टी के लोगों ने एक अपने आप को असर्ट तो किया। ये सबके लिए सबक है, ये PTI के लिए तो बहुत बड़ा सबक है कि अपोजिशन की तहरीक कैसे चलनी चाहिए। और बिल्कुल गैर जज्बाती ये उस लिहाज से तहरीक थी कि इसमें कहीं गमले, कहीं तोड़ फोड़, कहीं गाड़ियों को आग लगाना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं नज़र आई, माँ सिवाय एक जो कराची में एक आध वाक़या हुआ, इसके अलावा हमें कहीं नज़र नहीं आता इसमें। पीसफुल लोग धरने और किस गर्मी में, यानी 50 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें वो लोग बैठे रहे। और इसमें जो ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, इसमें आप टीचर्स देखें, इसमें लॉयर्स देखें, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग देखें। इसीलिए मैंने कहा ये अक्रॉस द बोर्ड तहरीक थी। लिहाजा उस तहरीक को अब जो है इस तरीके से वो कर देना कि कहीं एक जगह धरना चल रहा है, मेरा ख्याल है ये ख़ुद धरने वालों को सोचना चाहिए कि उस तहरीक को इन चीज़ों से नुकसान होगा। एक बड़ी कामयाबी मिली है और यह अंदाज़ा हो गया है, वफाक को भी अंदाज़ा हो गया है और बहुत से लोगों को यह अंदाज़ा हो गया है कि सिंध के लोग ऐसे मामलात में न सिर्फ जज्बाती हैं, बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं। हमने काला बाग डैम के ऊपर देखा, हमने कैनाल्स पे देखा,
हमने 1983 में MRD की मूवमेंट में देखा, और हर तहरीक, सिंध की हर तहरीक एक नई जो है रोक देती है, मूवमेंट को भी रोक देती है, डेमोक्रेसी को भी रोक देती है। और पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहुत ही एम्बैरसिंग पोजीशन में मैंने देखा है। पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन आ गई थी। ये ज़रूर है कि मुराद अली शाह साहब एक्टिव भी हुए, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जाके इन बातों को एडुकेट भी किया, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि हमारे लिए इतने सालों में कभी ऐसी सिचुएशन का हमें सामना नहीं करना पड़ा जैसी सिचुएशन का अब सामने करना पड़ा है। मैं आखिर में चाहूँगा मज़हर के ओवरऑल जो है, मैं समझता हूँ कि भारत में जिस तरह का मीडिया जो है, अभी वो वाक़े की तफसीलात भी नहीं आई थी, ये भी नहीं पता चल रहा था कि कितने लोगों की हलाकत हुई है। उन्होंने पहले ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया था, और उनके जो स्टूडियोज़ हैं वो कई दफ़ा लगता है कि वो वॉर रूम्स बन गए हैं। तो हमारे यहाँ बड़े बातें हैं मीडिया के अंदर, कतगनें भी बड़ी हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे मीडिया की मैच्योरिटी है कि हम उस लेवल पे नहीं किए। हम अभी भी अपनी हुकूमत से, हम अपनी से राइट क्वेश्चंस काफ़ी हद तक कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हम अपने ऊपर भी नज़र डाल रहे हैं कि कहाँ हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं। तो ये जो है अभी ओवरऑल कैसे ये सारे मामला को देखेंगे? देखिए, जो आज से नहीं, मैं कई सालों से, बल्कि कारगिल के ज़माने से देख रहा हूँ कि जो इंडियन मीडिया है, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स आने के बाद मनमोहन सिंह की पॉलिसी के नतीजे में, और फिर हमने कारगिल के वक्त भी देखा और उसके बाद भी देखा कि इंडिया का, ख़ास तौर पे इंडिया का एक ख़ास सेक्शन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। और सिर्फ यही नहीं कि वहाँ अगर कोई सेन वॉइसेस हैं तो उन्हें या तो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया में ख़ास तौर पे एक ऐसी सिचुएशन में प्रोफेशनलिज्म जो है और जर्नलिज्म जो है वो सबसे पहली कैजुअल्टी होती है। हम कहते हैं, और जनरली ठीक भी कहते हैं, कि ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी ड्यूरिंग वॉर। लेकिन अभी तो वॉर हुई नहीं, आप वॉर क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह की मैंने ज़बान देखी, यानी वो ज़बान जिससे वो ख़ुद ज़बान शर्मा जाए, उस तरह की ज़बान इस्तेमाल, चाहे वो हिंदी की ज़बान हो, चाहे उर्दू की ज़बान हो, चाहे अंग्रेज़ी की ज़बान हो, जिस तरह के एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं, जो मेहमान आते हैं ऐसा लगता है कि उन्हें ख़ास तौर पे बुलाया इसी पर्पज़ के लिए जाता है कि वो इस तरह वो करें। और ख़ास तौर पे अगर किसी प्रोग्राम में पाकिस्तानी गेस्ट, अगर पूरे मैं सिर्फ पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक टॉक शो के में कोई पाकिस्तानी मेहमान आ भी जाता है तो उसके साथ जो सलूक किया जाता है, तो मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो इवन रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको जाना चाहिए। क्योंकि अनटिल अनलेस, क्योंकि आपकी बात वहाँ जाती नहीं है, और वो आपको या तो म्यूट कर देते हैं, और अगर आप उस प्रोग्राम को छोड़ के चले भी जाएं तो वो यही कहते हैं कि भाग गए। तो ऐसे में आपको एग्री करने की क्या ज़रूरत है कि मैं, हाँ, कोई वहाँ बहुत से अच्छे एंकर्स हैं, बहुत से अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हाँ, अगर उनका प्रोग्राम है, कोई वन ऑन वन प्रोग्राम है, उसमें आप बात करते हैं तो वो एक अलग बात होती है। हमें पता है कि बहुत से वहाँ के इंडियन में अच्छे जर्नलिस्ट हैं, करण थापर हैं, बरका दत्त हैं, वायर जो है वहाँ पे, वो सारा ही बहुत बड़ा एक इनकलाब है। वरना मेन स्ट्रीम के अंदर नरेश कुमार और इस तरह के जो लोग आवाज़ उठाते थे उनको साइड लाइन बिल्कुल कर दिए हुए, उनके लिए गुंजाइश बिल्कुल वो नहीं रही। और मज़का खेज़ ये जो तमाम आप जिक्र कर रहे हैं जिन एंकर्स की, ये वो जो थिएटर लगा लेते हैं, वो एक मज़का खेज़ है। मगर मैं समझता हूँ हमारे यहाँ भी पब्लिक जो है कई दफ़ा जो मीम्स बना रही है, तो ये वो एक उसका एक वो है कि वो मस्का केस का जवाब ये मजाक से कर लेना, क्योंकि बाहर हम न्यूक्लियर कंट्रीज हैं हमारी यहाँ, और ये वॉर मॉन्गरिंग अच्छा नहीं लगता। वॉर मॉन्गरिंग का बात करना, साफियों का हिस्सा बनना। देखिए हमारे यहाँ भी कुछ लोग थे, एक ज़माने में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमारे यहाँ निस्बतन मुझे बेहतर प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है। हम आर्ग्यू करते हैं, एग्री टू डिसएग्री करते हैं,
हम अपनी हुकूमत से भी सवाल करते हैं, हम से भी सवाल करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि नहीं इस वॉर हिस्टीरिया को कम करने की ज़रूरत है। हम ये बात भी करते हैं कि अमन के लिए जो है रास्ते खुलने चाहिए। हम एक जंगी माहौल नहीं क्रिएट करते। यहाँ आम तौर पे अगर वहाँ कोई बात होती है तो यहाँ रद्दअमल आता है। तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तानी मीडिया में, और उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों ने बड़ी स्ट्रगल की है फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो वॉइसेस हैं, वॉइसेस ऑफ डिसेंट्स हैं, वो कमज़ोर ज़रूर हुई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ लोग अगर जर्नलिस्ट मिसिंग हो जाते हैं, कोई गाले कानून आता है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। और जब बात जो है पाकिस्तान इंडिया की आती है तब भी हम बिल्कुल जुनूनी नहीं हो जाते। हम उसकी सहाफ़ती इक़्तिदार को भी हमें पता है कि कौन सी बात किस तरह करनी चाहिए। तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो कम से कम जुनूनी तो नज़र ना आए। हम इतना तो ख्याल रखें कि बहरहाल जब आप अपने आप को, मैंने सुन रहा था एक इंडियन रिपोर्टर को फील्ड में कि हम सहाफ़ी हैं, और फिर सहाफ़ी हैं तो सहाफ़त तो करें ना, सहाफ़त ही देनी चाहिए। ख़ास तौर पे ये कोई जो है ये न्यूक्लियर कंट्रीज़ दोनों हों तो ये वॉर मॉन्गरिंग बहुत ख़तरनाक बात है। बहरहाल इसकी गुंजाइश रखनी चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर आपके वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, जो भारत की पार्लियामेंट है वो ये मुद्दा उठा रही है कि इन्होंने हमारी हवा बंद की है तो आप इनका पैसा बंद कर दें। कांग्रेस ये प्रेशराइज कर रही है मोदी गवर्नमेंट को कि आप डालें प्रेशर उन लोगों पे या IMF के ऊपर जो पाकिस्तान को अगली किस्त देने वाले हैं, ताकि इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान को जो है वो एक नुकसान पहुँचाया जा सके। जी, वो बिल्कुल ज़ाहिर है कोशिश करेंगे, और हमारी ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि आप देखें वो सिंतास का इसीलिए वो कह रहे हैं कि सस्पेंड कर लिया, हालांकि उसका गारंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है। मगर क्योंकि उनको वर्ल्ड बैंक से कोई अब लोन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मगर हम तो फंसे हुए हैं वर्ल्ड बैंक के पास, हम IMF के पास भी फंसे हुए हैं। और अभी हम ये गौर नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त जो है दुनिया भर में जो ये टैरिफ वॉर के बाद जो है इन तमाम इदारों का जो मुस्तकबिल है, ब्रेटन वुड्स के जो इदारे कहे जाते हैं, वो जो है ना वो दरमियान में है। नेटो की हैयत चेंज होने जा रही है, WTO की वो इफेक्टिवनेस नहीं रही है, और ये इन इदारों का भी अभी पता नहीं है कि अभी जो है अमेरिका की जो इनसे अभी इस वक्त जो मीटिंग्स वहाँ पे जो चल रही हैं, तो ये प्रेशर जाहिर है IMF जो है वो उसका सबसे बड़ा असर तो अमेरिका पे है, मगर बाकी मुल्क भी उसके अंदर यूरोप, जापान ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि इंडिया जो है वो जो है कहेगा, और जो है मगर वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए ये है कि हमारे पे ये डिपेंडेंसी, हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी तो वो बिल्कुल है, और इसमें क्योंकि हमारी तवज्जो इस वक्त सिर्फ हुकूमत खुश है कि जनाब ये एक लिहाज से जी इधर ध्यान डाइवर्ट हो गया, कोई अब PTI को भी जो मारा पीटा जा सकता है, वो उनकी मुलाकातें भी बंद की जा सकती हैं, और इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर भी लोगों का गौर नहीं कर रहा कि वो जो ढोल पीटा जा रहा था कि हमने पता नहीं कमाल कर दिया और वो कर दिया। ये मेरे सामने अभी लेटेस्ट एनालिसिस पड़ा हुआ है। हफीज़ पाशा साहब जो हैं वो बड़े एक जो है मोतबर इकोनॉमिस्ट तो हैं, वो बड़े इंडिपेंडेंट से हैं, वो नॉन पार्टीजन बात करते हैं। उनका जो अभी कल परसों का जो इंटरव्यू ब्रिटिश रिकॉर्डर में उसकी जो तफसीलात छपी हुई हैं कि अंजुम इब्राहिम साहबा ने जो है ना उनका ये इंटरव्यू किया, तो उसमें वो ये उन्होंने जो खदशात किए हैं, पॉइंट्स ऑफ कंसर्न, कि जी फॉर एग्जांपल हमारी उन्होंने कहा जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है जो बड़ी सनत के अंदर जो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन आई 1.9% की जो आ रही है, वो बड़ी ख़तरनाक बात है, ख़ास तौर पे इसलिए भी कि जबकि हमारी पाँचों की पाँचों क्रॉप्स
बड़े अरसे बाद 1950s एंड 60s के बाद सब में जो है बहरान चल रहा है, कम उनकी आउटपुट है, और ख़ास तौर पे कॉटन में 28% और ये जो 20-25% गंदम में आ रही है, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को मिला के जो है ये ओवरऑल पिक्चर अच्छी नहीं आती। इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इशू आएगा, इंपोर्ट बिल हमारा और बढ़ जाएगा, और ये जो 3.5 से ऑलरेडी 2.5 पे ग्रोथ रेट आ गया है, ये शायद उनका ये खर्चा है और भी नीचे आए, और भी शायद नीचे आने का इम्कान हो सकता है। साथ में उन्होंने कहा जी ये जो मार्केट से डॉलर खरीदते हैं, हुकूमत ने अब ये वतीरा बना लिया कि 3-4 बिलियन डॉलर जो ये बताया गया है कि स्टेट बैंक बड़ा प्राउडली कहता है खरीदे, उन्होंने कहा ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इससे डॉलर ऊपर रहता है, जिसके जरिए जो है आर्टिफिशियली गवर्नमेंट ने डॉलर को प्रॉप अप करके रखा हुआ है, उसको नीचे आना चाहिए। पहले भी डॉक्टर साहब के दौर के अंदर ऐसा हुआ था आर्टिफिशियल उनका ये जो है वो किया जाता है। और ये जो है साथ में उनका जी एक्सपोर्टर्स को देखें, पहले 1% जो है ना टोटल एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना इनकम के ऊपर टैक्स था, अभी जो है वो 29% टैक्स है। ना आप उनको कोई टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, ना आप उनकी जो है इनपुट्स की कमी है, बिजली भी महंगी है, तो कैसे वो compete कर पड़ेंगी ये टैरिफ वॉर के दौरान में, ख़ास तौर पे बांग्लादेश या इंडिया अपने कंपेटिटर से, जबकि उनके लिए मुश्किलात हैं। साथ में उन्होंने जो एक चीज़ की तरफ, पहलू की तरफ वो निशानदेही की है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उनका जी पहले 3 से 4 या 5-6%, ये अभी पीटीए की गवर्नमेंट तक जो है ये 4-5-6% तक उनकी बेरोजगारी थी। अभी जो ये सर्वे आया है इसका हाउसिंग का, उसमें 22% बताई जा रही है। 22% से ज्यादा कि 24 करोड़ में का आप 22% निकाल लें तो ये मेरा तो हिसाब कमजोर हो जाता है। 6-7 करोड़ लोग जो है ना बेरोजगार हैं। 44% आपकी जो है पावर्टी है। पावर्टी ये होती का मतलब ये होता है कि 2 वक्त की रोटी आपके जो है तकरीबन जो है आधी 11-12 करोड़ को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। और ये एक खौफनाक फिगर है कि और इसके अंदर खास तौर पे 2 करोड़ नौजवान हैं बेरोजगार। और कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी 6.8 है। और कोर एड है जिसके अंदर फ्यूल और फूड आइटम्स होती हैं। हम ये गंदम ना दे के जो जनाब उनको किसानों को नुकसान पहुंचा के कहते हैं कि जनाब देखिए हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया है, मगर किसानों को जब ये नहीं मिलता, पैसा नहीं उनके उजरत मिलती है, उससे आपकी क्रॉप्स की आउटपुट नीचे आती है, जिससे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इनका दोनों करंट अकाउंट का भी हम इतने खुश ना हो, लार्जली वो तरसीलात की वजह से है और रोल ओवर्स की वजह से है। मगर हमारा जो फाइनेंशियल डेफिसिट है कि हमें जो बाहर से पैसे आने हैं वो नहीं आ रहे, बल्कि डेट पेमेंट की रकम ज़्यादा है, वो नेगेटिव में है। सो फाइनेंशियल जो डेफिसिट वो वाला एक जो है वो मामला एक नेगेटिव उसके अंदर वो वाला चीज़ आ रही है। 20 सेकंड है साहब, लेकिन आप इन्फ्लेशन की बात ना करें, उसके कम होने का फायदा आम आदमी को नहीं पहुंचा। कुव्वत खरीद अभी भी किसी की नहीं बढ़ी, वो वहीं की वहीं है, शायद उससे भी नीचे गिर गई है। चलिए वक्त भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। मगर बहरहाल ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इकोनॉमी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ख़ास तौर पर हमें मुश्किल हालात में ये इकोनॉमी सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों का भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।